Is the screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So once again, good evening, everyone. We will start the class now, and in today's class, we will discuss some questions. हम कुछ questions discuss करेंगे, ठीक है? जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू एजुकेशन के फील्ड में जो भी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्स। ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीवीटी बीएड, सीवीटी बीएड, COQP03. This is very important for RICEE, all three levels. Okay, RICEE के सारे levels के लिए यूजफुल है। Then this is also this particular question set जो मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सेट ऑल्सो एनसीईटी के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होगा, ठीक है? एंड सीयूटी यूजी से देखो टीचिंग एप्टीट्यूड हटाने की बात चल रही है, तो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड सीयूटी यूजी से हटा देते हैं तो सीयूटी यूजी के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, सीयूटी यूजी का नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता चल जाएगा कि सीयूटी यूजी के एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा या नहीं आएगा। तो अगर उसमें नहीं आता है टीचिंग एप्टीट्यूड तो एनसीईटी आईटीपी के लिए यूजफुल होगा। तो आरआई, एनसीईटी और सीयूटी बीएड इन तीनों के लिए यूजफुल है। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन कराने जा रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम सीयूटी बीएड और सीयूटी पीजी, COQP03 का क्वेश्चन पेपर है, 2024 का पेपर है, जो 15 मार्च को हुआ था एग्जाम। एंड इसमें मैं अभी कंबाइन क्लास इसीलिए करा रहा हूँ बिकॉज इसमें हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से है और हमने वीकली टेस्ट में वो टेस्ट कर चुके हैं आरआई के बच्चों के साथ। वो टेस्ट जो है हम डिस्कशन करा चुके हैं, मतलब टेस्ट दे चुके हैं वीकली टेस्ट में और उसका डिस्कशन भी हो चुका है। आपने डाउट्स में भी पूछा, तो इसीलिए जो है मैं कंबाइन क्लास कर रहा हूँ। तो कैसे कैसे क्वेश्चन हम एक एक करके देखेंगे। तो पूरा 2024 सीयूटी बीएड का जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखो सीयूटी बीएड में तो बहुत सारा चीज रहता है, बट आज का जो डिस्कशन होगा वो मेनली जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज जो है जीके, सीयूटी बीएड में 6 यूनिट्स हैं, ठीक है? सीयूटी बीएड में 6 यूनिट है, उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीके है रिलेटेड टू एजुकेशन एंड बहुत सारा और भी चीजें हैं, बुक्स है, ऑथर्स हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद है मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है और आर्ट म्यूजिक, ये सब है, आर्ट म्यूजिक योगा वगैरह वगैरह, ऐसे 6 यूनिट हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे पहले 2 यूनिट को डिस्कस करेंगे एंड दिस फर्स्ट 2 यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 35 क्वेश्चंस तो खाली यही 2 यूनिट से आते हैं। बाकी 4 यूनिट मिला के टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और ये दोनों यूनिट मिला के 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्ले करता है, ठीक है? तो देखो ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? सब लोग इसका आंसर दो, फिर जो है मैं मतलब ऐसे रैंडमली डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक दो क्वेश्चन रैंडमली डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आरआई के एग्जाम में जो है, मतलब आरआई के टेस्ट सीरीज में सब क्वेश्चन था और ये सब टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सीधा जो है सीवीटी बीएड में भी आया, आरआई सीडब्ल्यू के में तो आता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सीवीटी एनसीईटी हर एक एग्जाम में हमारा टेस्ट सीरीज से जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है उससे क्वेश्चन में आता है, वो हम ये कर रहे हैं। तो सब लोग जो है चैट बॉक्स में आंसर करो, क्या आंसर होगा? ओके, तो ये सवाल जो है सीवीटी बीएड में पूछा गया है। बाकी ये आरआई सीडब्ल्यू का, मतलब आरआई सीडब्ल्यू के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और हमारे टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन ऑलरेडी था, ठीक है? आरआई सीडब्ल्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? क्लियर है? तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग आंसर कर रहे हो एक्सप्लोर इवैल्यूएट 3, करेक्ट, ठीक है? सही आंसर आपने दिया 3, ये आपने देखा। फिर जो है ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है? जो हमारे डायरेक्टली हमने जो आरआई की प्रिपरेशन में ये किया था, दीक्षा पोर्टल के बारे में जो है आता ही है,
आप देख सकते हो, आरआई टीचिंग अपने बुक में भी आपको मिलेगा। फिर जो है हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली RICEE के जो है प्रीवियस ईयर में आया था, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। क्वेश्चन पूछा था RICEE के फुल एग्जाम फॉर्म में। कुछ। हाँ, यस, लक्ष्मी, ये जो है LMIHE पी, LNIP का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे मैंने बोला, आप कोई भी एग्जाम देते हो, सीयूटी का दो, अब एनसीईटी का दो, ठीक है, लगभग मेन कोर टीचिंग एप्टीट्यूड हर एक एग्जाम में सेम होता है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है सेम होता है। तो मैं थोड़ा दिखा दूं, फिर सीक्वेंशियली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारे टेस्ट सीरीज में आ रही का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये देखो कितनी बार हमने डिस्कस किया है। फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक सेकेंड, हाँ, इफेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? इफेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? एक सेकेंड, हाँ, बताओ क्या आंसर होगा इसका? 4 सर। थर्ड वन। यस, और ठीक है। आज द डिसिप्लिन स्टूडेंट्स टू गो आउट, ये तो नहीं करेंगे। डील द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली नहीं डील करेंगे। डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व दे सकते हैं। डील विद स्टूडेंट्स पोलाइटली एंड फॉर्मली। देखो ये क्वेश्चन मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिक्वेंशियली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो RI वाला क्वेश्चन है, मतलब हमने डिस्कस किया ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी भी हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर ही है। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अभी सिक्वेंशियली डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो इस तरह से जो है माइक्रो टीचिंग भी हमारे स्टडी मटेरियल के बेसिक इंट्रोडक्शन में है। ये प्ले थेरापी, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कुछ दिन पहले मुझे RICEE सुपर 50 बैच से किसी ने पूछा था, और मैंने उसका आंसर आपको क्या बताया था? बताओ क्या आंसर दिया था इसका? यस, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था ना, प्ले थेरापी के बारे में आपने पूछा था, हमने डिस्कस किया था। किसी को याद है सुपर 50 बैच के स्टूडेंट्स? ये सुन, सर जॉयफुल, मेक द एजुकेशनल प्रोसेस जॉयफुल। नहीं आप थे कि नहीं उस दिन क्लास में? मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ यस सर। यस सर। तो मैंने आंसर क्या बताया था? सर 3 होगा क्या? नहीं, सर मैंने क्या आंसर बताया था? मैंने सर आंसर मैं बताया थी था, नहीं, मैं है? नहीं थे। ये बैच में हूँ, अलग बैच, मैं अलग बैच से हूँ। हाँ, नहीं, ठीक है, जो भी थे मैं पूछ रहा हूँ उनको। याद है आपको मैंने बताया था इसका आंसर? याद नहीं है आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को। जॉयफुल आई थिंक। ठीक है, गलत आंसर आपने दिया, ठीक है। मैं, आपने शायद वो क्लास आइदर अटेंड नहीं किया होगा या फिर याद नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन हमने पूरा डायरेक्टली हमारे बुक में भी है, टेस्ट सीरीज में भी है। वर्बल गाइडेंस कहाँ लीस्ट इफेक्टिव होता है? हमारे जो ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में भी आपने डिस्कस किया है, मैंने क्लास में भी डिस्कशन किया है। ड्यूटी ऑफ टीचर पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में डायरेक्टली है। और पूरा डायरेक्टली मतलब बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट, पूरा ऑप्शन भी वो सेम तरह का है। और टेस्ट सीरीज में आप जब करोगे ना आपको पता चल जाएगा। RI के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको अलग एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड कोर पार्ट सेम रहता है। अब हम सीरियली डिस्कस करते हैं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा और जनरल अवेयरनेस भी डिस्कशन किया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चन है इसमें। ये दोनों टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, दो टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और जीके है। मतलब RICEE के एग्जाम में तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही जीके आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के अंदर ही जीके आता है, बट सीयूईटी में दोनों अलग अलग करके दो टॉपिक किया गया है। तो ये दोनों टॉपिक का डिस्कस करेंगे। RI के लिए एक ही टॉपिक है, बोथ कम्स अंडर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और एनसीईटी के लिए भी बोथ कम्स अंडर टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या करवा थोड़ा बताएंगे? क्या? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ सर, अभी आप क्या करवा रहे हैं? अभी हम क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कशन करेंगे, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस भी रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। और ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सीयूईटी पीजी का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें RI में जो क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में दिया है, जो आप वीकली टेस्ट में करते हो, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द गांधी पीस प्राइज? गांधी पीस प्राइज का जो पहला विनर वो कौन है, ठीक है।
इस तरह का क्वेश्चन जो है लाइक आपको याद रखना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस है, आरआई में भी पूछ सकता है, बट चांसेस थोड़ा आरआई में कम है। तो सीवीटी के पर्सपेक्टिव से देखो, इसका आंसर जो है जूलियस नेरेरे है। ठीक है, ये इन्होंने जो गांधी पीस प्राइज का पहला रिसिपिएंट थे। 1995 में पहली बार ये जो है पीस प्राइज उनको मिला था। ठीक है, एंड दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली। ये जो अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिविजुअल्स को मिलता है और इंस्टीट्यूशंस को भी मिलता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई भी इंसान सोशल या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड उस कंट्रीब्यूशन में एक और चीज जो गांधी जी वाला चीज है वो है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के थ्रू अगर अगर वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उनको जो है गांधी पीस प्राइज मिलता है। गांधीयन मेथड को फॉलो करना चाहिए। 1995 में पहली बार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत रत्न के बारे में भी सीबीटी के एग्जाम में पूछता है, एनसीईटी में भी ये चीज सर पूछा वो जा कौन सकता से है। कंट्री से आरआई के थे? एग्जाम में जूलियस नैन कौन से कंट्री से थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अब ये जो है इनका कंट्री गूगल में सर्च कर देना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारे किस जो है फील्ड में लोगों दिया का गया था? कंट्री आप चेक कर सकते हो। गांधी पीस प्राइज इसी इसी फील्ड में से अगर कोई भी कहीं पे काम करता है तो उनको मिलता है। ठीक है, इन मतलब इनमें से किसी भी तरह का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है नॉन वायलेंस के थ्रू, तो उनको आपको मिलता है। आप फर्दर इसके बारे में बेटर जानने के लिए जो है इसको सर्च कर सकते हो, आपको गूगल में काफी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मतलब तो एक तरह से आपको याद करना पड़ेगा इस तरह का चीजें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत रत्न अवॉर्डी का जो है जितने लोग हैं उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सजाने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैं जो है भारत रत्न का पूरा आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन कैसे मिला था। ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले 1954 में, सॉरी 1954 में जो है स्टार्ट हुआ था। सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी इनको मिला था। फिर नेक्स्ट ईयर में 1955 को जवाहरलाल नेहरू, विश्वेश्वरैया, भगवान दास को मिला था। इस तरह से पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिस्ट दिया हुआ है 2024 तक, लेटेस्ट तक पूरा लिस्ट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे इस सीक्वेंस में सजाना है, तो आप लोग देख लेना पूरा, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। सीवी रमन जी को अभी हमने देखा 1954 में मिला था। ठीक है, और अब्दुल कलाम जी को जो प्राइज मिला था वो 1997 में मिला था। इस लिस्ट में सबका नाम है, जो मैं लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ, इसमें सबका नाम और ईयर है पूरा, आपको इजी हो जाएगा उसको पढ़ने के लिए। लता मंगेशकर जी को जो मिला था वो 2001 को मिला था, और अमर्त्य सेन जी को जो मिला था वो मिला था 1999 को मिला था। इसका मतलब पहले तुम्हारा है डी है, फिर उसके बाद तुम्हारा है ए है, फिर उसके बाद तुम्हारा सी है, और फिर उसके बाद तुम्हारा बी है। डी ए सी बी, मतलब ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दिया है, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि याद करने वाला चीज है। ठीक है, आप बस पढ़ लेना इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2023 में किसको मिला था? इकोनॉमिक साइंसेस में 2023 में किसको मिला था? किसी को याद हो तो बताओ। इस बार आप 2024 का पूरा पढ़ लेना। ठीक है, मैं जो क्लास में पूरा डिस्कशन ऑप्शन है? कराऊंगा। हाँ, नोबेल प्राइज का पूरा लिस्ट हम देखेंगे, बट आप भी जो है गूगल में सर्च कर सकते हो 2024 में किस किस को मिला है, कहाँ मिला है, मतलब कौन कौन से, और सारे सब्जेक्ट्स का, सारे डिसिप्लिन का एक बार आप पढ़ लेना। यहाँ पे ऑप्शन है क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक साइंस में। इन्होंने एनालिसिस किया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वुमेन रोल्स। इन्होंने एनालिसिस किया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वुमेन रोल्स। वुमेन्स के रूल्स के बारे में उन्होंने जो है क्या किया था, वुमेन्स के रूल्स के बारे में उन्होंने एनालिसिस किया था। एंड एट द सेम टाइम वुमेन्स का जो पे मिलता है, वुमेन्स को जो सैलरी मिलता है इन द मार्केट, लेबर मार्केट में वुमेन्स का जो सैलरी मिलता है या पे उनको जो मिलता है उसके बारे में उन्होंने एनालिसिस किया था। और इनका रिसर्च जो था, उनको जो है जेंडर डिस्पैरिटी को समझने के लिए, ये रिसर्च जो है जेंडर डिस्पैरिटी कितना है हमारे सोसाइटी में उसको समझने के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ था। इसीलिए उनको इकोनॉमिक साइंसेज में इनको 2023 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये 2024 का है। अब इस साल जो क्वेश्चन पूछेगा 2023 से नहीं पूछेगा, 2024 से पूछेगा।
डेफिनेटली। तो 2023 2024 दोनों साल का हम देख लेंगे, मे भी 2023 से पूछ ले, तो दोनों साल का हम लोग देखेंगे 2023 2024 का। ठीक है, आप लोग भी तब तक जो है इसे एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन इंडियन और इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ईयर इन विच दे वेंट टू स्पेस। ठीक है, तो एक काम आपको यहाँ पे एक और काम करना है, जो भी सीवीटी बीएड के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, एक और काम कि इस तरह का जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं या जो भी मतलब कुछ मतलब पर्टिकुलर जिस जिस फील्ड में है उसमें लिस्ट ये कर सकते हैं, ऑल दो वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले देखते हैं, राकेश शर्मा, आपको सबको पता है सबसे पहले तो राकेश शर्मा ही गए थे, 1984 को गए थे। उसके बाद जो गए थे वो है कल्पना चावला, ये भी आपको पता है। ठीक है, 1997 में कल्पना चावला गए थे। सुनीता विलियम्स तो लेटेस्ट भी अभी भी आपको पता है कि इशू में थे, वो फंसे थे, मतलब फंस गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, 2006 को ये पहली बार गए थे। और राजाचारी जो है वो सबसे लेटेस्ट एक्चुअली ये गए थे। सुनीता विलियम्स दोबारा मतलब बहुत बार जा चुके हैं एक्चुअली, इस शायद सेकंड और थर्ड टाइम्स उनका है। इससे पहले भी एक बार वो 2006 में गए थे। तो ये पूरा आपका जो है सीक्वेंस है। इसमें और भी हमको क्या देखना है, अगेन जितने भी इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं उनका पूरा देख लेना है एक बार सिक्वेंशियली। एक लिस्ट मैंने अटैच इसमें नहीं किया है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसका भी। तो हमारा क्या हो गया, ये पहले ए हो गया, फिर उसके बाद हो गया डी, फिर उसके बाद हो गया बी, और फिर उसके बाद सी हो गया। ए डी बी सी जहां पे है वो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आरआई में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता, तो घबराना मत। आरआई में सिर्फ आपको जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू एजुकेशन के ऊपर पूछेगा, बुक्स ऑथर के बारे में नहीं पूछेगा। ये एनसीईटी एंड सीवीटी में पूछेगा, जो भी एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वहां पूछेगा, एनसीईआरटी में नहीं पूछेगा, आरआई में नहीं पूछेगा। तो ये जो है इसका भी मैंने पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे बहुत सारा आपके लिए पढ़ने के लिए, फर्दर रेफरेंस आप यहाँ पढ़ सकते हो। बुक नेम है, ऑथर है, और कौन से ईयर का पब्लिकेशन है वो भी दिया हुआ है। लेटेस्ट भी हम लोग इसमें 2023-24 का ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। तो स्कूल टाइम जो है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, रस्किन बॉन्ड स्कूल टाइम। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया, ए का 2। उसके बाद तुम्हारा है 3000 स्टिचेस जो है वो सुधा मूर्ति ने लिखा है। तो बी का क्या हो गया, बी का 1 हो गया। ए का 2 और बी का 1 देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे है। बाकी भी देख लेते हैं, सी का आईवी है, मतलब गुड नाइट मून जो है वो मार्गरेट वाइज ब्राउन ने लिखा था। ठीक है, और द गिविंग ट्री जो है वो सेल सिल्वरस्टीन ने लिखा था। तो ये वाला ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, पूरा बहुत सारा नाम है, बहुत सारा बुक्स का नाम है, ऑथर्स का नाम है, हर हर कैटेगरी का मैंने लिखा है। कुछ भी लेटेस्ट नाम मिसिंग होगा तो बाद में क्लास में मैं डिस्कस करा दूंगा। यहाँ पे जो है आपका फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है, और अवार्ड विनिंग बुक है जिनको अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड का भी है, और लिटरेचर बुक्स का भी है। ठीक है, हिंदी बुक्स का है और इंडियन जो ऑथर का उनका भी है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ, ये टीचिंग, अभी तक जो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए वो जो क्वेश्चन था अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक जो क्वेश्चन था वो जनरल अवेयरनेस था। ये 6th जो क्वेश्चन है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे चाहता हूँ, सब लोग इसका आंसर करेंगे, बिकॉज इस तो ये सुपर 50 बैच में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यस, बाकी सब लोग आंसर करें। द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट लाइफ इज लाइक फॉर अनदर पर्सन इज कॉल्ड, एबिलिटी टू इमेजिन दूसरे किसी के जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसको हम कहते हैं एम्पैथी। वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट, सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और इमेजिन और शेयर द फीलिंग्स ऑफ समवन इज कॉल्ड एम्पैथी। इट इज मींस इन्वॉल्व, इट इन्वॉल्व्स पुटिंग oneself इन समवन एल्स शूज, मतलब किसी और की जगह जाके सोचना कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है उसको। तो आइदर टू अंडरस्टैंड देयर इमोशन और देयर सिचुएशन, आइदर उनका इमोशन को समझना या फिर उनको सिचुएशन को समझना होता है, एम्पैथी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, जहां पे हम लोग किसी भी चीज को we think very critically, means positive negative we can think about every perspective, that is called critical thinking. We can think about the positive perspective, we can think about the negatives also, that is called critical thinking. Creative thinking means something new, innovative thinking. Okay, and self awareness means like knowledge for the self, अपने अपने आप को अवेयर करना। So this is empathy. Next question, question number 7,
also from teaching aptitude and equally important for RI and other exams. So it is engage, explore, explain, elaborate and evaluate. Engage, explore, explain, elaborate and evaluate, ये होता है 5E मॉडल, इसको कहते हैं 5E मॉडल. नाउ ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से, ठीक है. मतलब इन द सुपरव्यूटिव, इन द फॉर द लाइक सीयूईटी और जो भी न्यू स्टूडेंट उनके लिए मैं फिर से डिस्कशन कराऊंगा, बट यहाँ भी डिस्कशन करा देता हूँ. व्हाट डू मीन बाय 5E मॉडल? 5E model means it is a model, it is a teaching method or teaching model which maximum teachers use. जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, फर्स्ट फेज इज टू एंगेज देम विथ सम क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, और उनको अपने पास जो है क्या करना, अपने तरफ जो है आकर्षित करना. मीन्स मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं तो दे शुड लाइक attentive, they should be attentive towards what I am saying or what I am teaching. तो उनको एंगेज करना होता है पहला पेज. तो कैसे एंगेज करते हैं? बाय आस्किंग सम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस और बाय प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. दे विल आंसर एंड देन यू विल टेल दैट वी विल स्टडी सम न्यू टॉपिक, क्या पढ़ने जा रहे हैं. द सेकंड थिंग इज यू हैव टू एक्सप्लोर दैट टॉपिक. फर्स्ट उनको टॉपिक के बारे में एंगेज कराओ, तो फिर एक्सप्लोर कराओ क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेन करने के बाद हर एक टॉपिक का जो भी मतलब डिफरेंसेस होता है उस सारे चीजों को एलाबोरेट करो, हर एक फिनोमिना को एलाबोरेट करो, ठीक है. और लास्ट में कितना सीखे बच्चे, you have to evaluate, ask some question to them. If they are answering properly, then that your teaching is successful. If they are not able to answer, then you have to teach either सर again. एक्सप्लेन और एलाबोरेट में डिफरेंस क्या हो? देखो, here what happens कि in the engage phase you got to understand कि you have to like ask them some thought provoking question or engage them in the lesson. अब उनको lesson में engage करना होता है. In the second thing, what are the new topic? New topic को आप explore करोगे, तो इसे बेसिक समरी देना होता है. एक्सप्लोर में क्या होता है, आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो, हर एक टॉपिक का एक तरह से समरी देते हो. एक्सप्लेन में क्या है, ईच एंड एवरी टॉपिक को आप क्या करते हो, ईच एंड एवरी टॉपिक को आप एलाबोरेट कर एक्सप्लेन करते हो, सॉरी, एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक सेपरेटली, ठीक है. और उसके साथ साथ एक्सप्लेन के साथ साथ ही आपका एलाबोरेट होता है. मतलब इसको बाद में इसीलिए लिखा गया है बिकॉज इन एलाबोरेट विद डिफरेंस ऑल्सो, वी डू द डिफरेंसेस ऑल्सो, वी फाइंड द डिफरेंसेस ऑल्सो. As a teacher, you have to explain the difference, why this is, why that is different, why this is different. Like that, you have to elaborate each and every perspective. ठीक है. तो in explain page, what you can do, you can follow the textbook. Textbook में जो जो चीज दिया है, but in elaborate page, what you can do, you can give some real life situation, real life knowledge. That is the one other different between like difference in explain and elaborate. In explain you can just do the main syllabus kind of things जो syllabus में लिखा है, but in elaborate phase you will inculcate them with some real life situation, real life experiences. So that is more explanatory or more elaborate approach. Last one is evaluate, to ask them some question to know that that your teaching is successful or not. So this is 5E model. इसके बारे में रिपीट क्लासेस जो हम करेंगे वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है. पूरा है ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के बुक में, RICEE के टीचिंग एप्टीट्यूड के बुक में ये चीज है, ठीक है. मैं आपको अगर बताऊं तो बुक के पहला जो हमारा चैप्टर है वहां पे है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसी बुक में है, ठीक है. ये जो है इन द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, ठीक है. 5E मॉडल के बारे में लिखा गया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. अभी मैं पेज नंबर बताने चाहता हूं लेकिन इट मे टेक टाइम. सो हाँ, यहाँ पे 31 पेज नंबर 31 में है, जो न्यू बुक परचेज किए हैं, पेज नंबर 31 में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग में वहां पे प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन सब लिखा गया, बट मैं उसको पढ़ाते टाइम मैंने 5E मॉडल के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Next question each and again it is a GK question. Okay. Question is first Indian state to start world class IT campus for person with disability. So this is GK related to education. GK related to education. So this is important for RI as well. Okay. First Indian state to start world class IT campus for person with disability. कौन सा state है? It is Telangana. ठीक है. It is Telangana. Yes, Telangana. Very good. So accordingly, we will study some more facts related to like first Indian state test related to this fact or that.
लाइक दैट जितने भी एजुकेशन के रिलेटेड चीजें हुई हैं, वी विल हैव ए लिस्ट ऑफ दैट एंड डिस्कस। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is again teaching aptitude question. Teaching aptitude question. Okay, but this is not a conventional teaching aptitude question. It is It is a kind of like management type question also, because it is saying about personality model. And RICEE की एग्जाम में इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता, तो जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट डज ई स्टैंड फॉर द 5 ओशियन पर्सनालिटी मॉडल? आई थिंक किसी को नहीं पता होगा 5 ओशियन पर्सनालिटी मॉडल, किसी को पता है क्या? नो ओके, सर। हाँ, तो 5 ओशियन पर्सनालिटी मॉडल एक्चुअली आजकल ना जो जॉब रिक्रूटमेंट होता है ना, तो कंपनी वगैरह में, तो वहां पे ये पर्सनालिटी को चेक करने के लिए 5 ओशियन पर्सनालिटी मॉडल चेक किया जाता है। सर ये एम्पैथेटिक है क्या? नहीं, एम्पैथेटिक नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ 5 पर्सनालिटी ट्रेट क्या क्या होता है। तो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स आर ओपननेस टू एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखो ओपननेस मैं पहले दिखाया था, क्या क्या है बिग 5 पर्सनालिटी। ओ फॉर, देखो ओशियन है ना, ओशियन है, इसको कभी कभी जो है दूसरा में ये भी करते हैं, बट ओशियन ज्यादा ज्यादा जो है करेक्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, ओशियन। अगर आपको ओशियन नहीं लिखा है, खाली 5 पर्सनालिटी ट्रेड बोला है, तो भी आपको इसी 5 को याद रखना है। फर्स्ट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस, न्यू चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए आप कितने ओपन हो, वो चेक किया जाता है। सेकेंड वन इज योर कॉन्साइंटियसनेस, कॉन्साइंटियसनेस, ओके। तो कॉन्साइंटियसनेस क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा होता है एक्सट्रोवर्जन, यहाँ पे एक्सट्रोवर्जन है मतलब इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। एग्रीएबलनेस, लास्ट है न्यूरोटिसिज्म। क्या क्या होता है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब जो कि एक इंटेलेक्ट पर्सन, इसको आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और इमेजिनेशन भी कहा जाता है। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट दैट willingness to try new things, open to new experiences, willingness to try new things or new innovation, or think out of the box, think outside the box. Okay, and it includes like this particular trait includes originality, curiosity, insightfulness, मीन्स कुछ नया सोचने का एबिलिटी होता है। दूसरा है तुम्हारा कॉन्साइंटियसनेस। क्या होता है इसमें? डिजायर टू बी केयरफुल, डिलीजेंट एंड रेगुलेट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। मतलब आप थोड़ा सा केयरफुल रहना है, डिलीजिएंट मतलब जो भी कर रहे हैं सही सोच समझ के सब कुछ करना, जिसमें आपका बहुत सारी चीज होता है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, जिसमें लाइक एम्बिशन रहता है आपका कि मुझे यही करना है, मुझे अपने एम्बिशंस की तरफ जो है आगे बढ़ना है, मुझे डाइवर्ट नहीं होना है, मुझे डिसिप्लिन में काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, रिलायबिलिटी रखना है। मतलब जितने भी आप लोग एस्पिरेंट हो ना, आप सब इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर जितने भी एस्पिरेंट होता है, जो भी मतलब डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हैं, वो कॉन्सेंट जो मतलब कंसिस्टेंसी रख रहे हैं और कॉन्सेंटियसनेस उनके अंदर होता है। ठीक है, और ये जिनके पास होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है वो अच्छे से जो है सक्सेसफुल रहते हैं। तीसरा जो होता है एक्सट्रोवर्जन। देखो बहुत सारा लोग ना इंट्रोवर्ट होता है, मतलब दूसरों से बातचीत करना पसंद नहीं करता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्जन क्या होता है या एक्सट्रोवर्ट पर्सन क्या होता है? तो जो जो लोग जो है सबसे मिलते जुलते हैं, और एक्सट्रोवर्जन मतलब स्टेट वेयर एन इंडिविजुअल ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर्स एंड सीक सोशल कनेक्शन, इंटरेक्शन विद अदर। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या है? इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्जन वो होते हैं जो आउटगोइंग, बाहर जाते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्जन। नेक्स्ट इज तो एग्रीएबलनेस, एग्री होना। तो इससे क्या पता चलता है कि वो इंसान कितना जो है लॉयल है, कितना काइंडनेस उसके अंदर, कितना टैक्टफुलनेस उसके अंदर। सो इट मेजर्स हाउ एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिग्री ऑफ कंपैशन एंड कोऑपरेशन। वो कितना कोऑपरेट करता है, कितना कंपैशनेटली काम करता है, कितना विश्वसनीय है, मतलब उसको कितना विश्वास कर सकते हैं, कितने दयालु हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कितना लॉयल है, कंपनी के लिए लॉयल बंदा भी चाहिए होता है। नेक्स्ट इज योर न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब इट इज ए टेंडेंसी टुवर्ड नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट। आपके सामने नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स आते हैं, उनको आप कैसे डील करते हो, या इमोशनल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी के खिलाफ कैसे आप लड़ते हो, या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के खिलाफ अगेंस्ट आप कैसे रहते हो। तो इसमें क्या आता है आपका जो है हाँ हाँ नेगेटिव, सॉरी ये जो है लड़ते नहीं, ये न्यूरोटिसिज्म मतलब नेगेटिव एटीट्यूड ही नेगेटिव है, नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट है। ये नेगेटिव ट्रेट है, मतलब किसी इंसान कितना इमोशनल इंस्टेबल हो जाना, या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखना,
ठीक है, मतलब जिस लाइक हमेशा जो है जो भी सोचते हो उससे खुद का ही बुरा होने वाला होता है, लाइक दैट। स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, इनसिक्योरिटीज में रहते हो, डर में रहते हो, फियरफुलनेस एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिम इसका ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंट। तो ये जो दो पॉइंट है ना, ये मतलब तुम्हारा जो कॉन्सेंटस है, इसका ऑपोजिट ये है, लास्ट जो है। ठीक है, मतलब डर डर के रहते हैं या कुछ गलती हो गया ऐसे रहते हैं, तो ये 5 ट्रेड्स के हिसाब से देखा जाता है। तो सर वो इसका रिलेशन एजुकेशन या जो भी स्कूल टीचिंग है, मतलब हाउ इज इट रिलेटेड, हाउ आर वी ड्राइंग अ पैरेलल? सी, दिस इज मोर यूज्ड, अगर आप देखोगे हाउ दिस मॉडल इज यूज्ड, सो दिस इज मेनली यूज्ड इन लाइक jobs, like I told, in companies. Okay, in schools also, if they are interviewing a personality, they can also deal these things by interviewing the personality. Like for example, in the interview round, for example, आप government job के लिए तैयारी करो, in the interview round they will ask you some thought provoking question, and the question that we face really in the teaching interest topic. There is a topic in RICWC level, that is the name is of the topic is teaching interest. In teaching interest topic, RI ask some questions, okay, related to how interested you are in doing new things. Okay, so that in that particular kind of situation, they will test your openness to experiences, new experiences. Okay, they will ask that. Then they will definitely want a person who is extrovert, not introvert. So how they will like again they will put you in some situation, okay, where they will definitely understand कि you are introvert or extrovert kind of personality. Okay, then they will again give you some they will ask you a question, and definitely they will also tell some answer कि ये करना चाहिए क्या, आप इसमें एग्री हो क्या। अगर आप उसमें जो है एग्री नहीं करते हो, ठीक है, मतलब वो चीज जो है आपको सही नहीं लगता, तो मे भी आप डिसएग्री कर सकते हो, इजीली एग्री कर देते हो। तो उसमें भी आपका जो एक तरह से जो है कितने कॉन्फिडेंट हो आपके, वो भी चेक किया जाता चेक किया जा सकता है। अगर आप आपका एग्रीबलनेस को चेक करने के लिए, एग्रीबलनेस को चेक करने के लिए, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनसीएफ, एनईपी। ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप डेफिनेटली उनके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। यू हैव टू like tell like that NCF, NEP, I will definitely follow them properly। ठीक है, वहां पे आपको एग्री रहना चाहिए, बिकॉज ये एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है और सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, तो आप भी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, जब तक आपको जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको आप अच्छे से फॉलो करोगे। तो ये इंटरव्यू राउंड आपको चेक किया जाता है। आजकल के जमाने में ओशियन मॉडल इज बेस्ट थॉट एज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्किल्स। एवरीवन इज सिट समवेयर ऑन ईच स्किल, बट टेस्ट दैट यूज द ओशियन फ्रेमवर्क एम्स टू डिटरमाइन डिग्री टू व्हिच एन इंडिविजुअल सो दैट कवर बाय ईच डोमेन। हर एक डोमेन में कितना परसेंटेज जो है वो सही है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज एम्प्लॉय स्कोर टू डिटरमाइन द कल्चरल फिट, वो कितना कल्चरली फिट है उस एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, वो सब चीज को टेस्ट करते हैं। तो मेनली जैसे मैंने बोला, एचआर डिपार्टमेंट ये सब चीजों को देखता है। ठीक है, जॉब देते टाइम। नेक्स्ट इज योर दीक्षा पोर्टल। दिस इज अगेन ए जीके क्वेश्चन बट कम्स अंडर टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आरआई में आएगा, बट हियर जो है इन सीयूईटी एग्जाम जीके का क्वेश्चन है। दीक्षा पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इसको एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी वही है जो आरआई का एग्जाम कंडक्ट कराता है, या फिर जो आरआई का हेड है वो एनसीईआरटी है। दीक्षा पोर्टल के बारे में देखो, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है दीक्षा। इस तरह का और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन द डिजिटल इनिशिएटिव एंड पेडागोजी चैप्टर ऑफ आरआई एज वेल एज इन द सीयूईटी टीचिंग एप्टीट्यूड। दीक्षा का फुल फॉर्म पूछता है आरआई के एग्जाम में, इन सीयूईटी भी ये पूछा जा सकता है। दीक्षा मतलब होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इट इज अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, so it is a national platform for school education. It is useful for the teachers as well as students, and their parents can also use this platform. So it is an initiative by NCERT, National Council of Education Research and Training. Okay, एंड ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है आता है। एक क्वेश्चन ये भी मैं आपको पूछता हूँ, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया का? धर्मेंद्र प्रधान। Okay. This particular Diksha portal was launched in 2017 by Honorable Vice President of India. Honorable Vice President of India.
ओके, श्री वेंकैया नायडू, उस टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वेंकैया नायडू थे 2017 में। दीक्षा हैज बीन अडॉप्टेड ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, एंड ये सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज लाइक सीबीएसई भी इसको जो है अडॉप्ट किया हुआ है। मिशन अगर हम देखेंगे तो रिवोल्यूशनरी लर्निंग इकोसिस्टम बनाना इसका मिशन है, जिसमें 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों को सिखाया जाएगा। And we believe that the education should be accessible, engaging, and tailored to the individual needs and flexible for each learner. Our vision is to transfer the way of education and by delivering the leveraging technology and innovation to everyone. And we aim to provide students with holistic learning experiences that goes beyond the traditional classroom. And they definitely have some like like digital education जो आप जानते हो। Through this platform, we want to equip students with the skill they need not only for academic success but also for personal growth and development. Personal growth और development के लिए भी जरूरी है। दीक्षा पोर्टल में काफी सारा चीज मिलता है, जिसको मोबाइल एप्लीकेशन है दीक्षा इस तरह का, जो स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, ऑफिशियल सब इसको जो एक्सेस कर सकते हैं। 108 लैंग्वेजेस में है, जिसमें 107 इंडियन लैंग्वेज और 7 फॉरेन लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, ये दीक्षा पोर्टल। तो दीक्षा पोर्टल के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है और आरआई में भी पूछेगा, तो क्वेश्चन क्या है देखो। इट इज ए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सही है कि नहीं है बताओ, ये पॉइंट स्टेटमेंट यस सही सर, है? सही है। करेक्ट है। इट इज लॉन्च्ड बाय फॉर्मरली बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सही है कि नहीं है? नो सर, वाइस प्रेसिडेंट ने हम्म, लॉन्च किया। और 2018 भी गलत है, तो ये पूरा सेंटेंस ही गलत है। 2017 में और वाइस प्रेसिडेंट। लॉन्च्ड ऑन टीचर्स डे ऑफ 2022। टीचर्स डे में नहीं हुआ था। ठीक नो है। सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। ये सही है, टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स भी सर खाली यूज कर टीचर सकते हैं। स्टूडेंट नहीं है, पेरेंट्स ऑफिशियल्स वो लोग भी है। पेरेंट्स भी है। हाँ, लेकिन टीचर स्टूडेंट यूज करते हैं तो करेक्ट है। मेनली तो टीचर स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट ऑफिशियल तो सेकेंडरी है। मेनली फॉर इट इज टीचर्स एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो बीइंग यूज्ड बाय, वाइडली यूज्ड बाय टीचर एंड स्टूडेंट मेनली। बाकी सब करे ना करे उतना ये नहीं होता है, टीचर स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे पेरेंट्स और अदर ऑफिशियल लिखा होता तो भी ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो ए और डी तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, द बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन क्या है? जीके क्वेश्चन है, जीके रिलेटेड टू बुक्स। आरआई के एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो सीयूटी के भगत एग्जाम में। सिंह ने लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, वेरी गुड। भगत सिंह। भगत सिंह, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह ने लिखा था, उनका फोटो भी उसमें है। ठीक है, बुक का कवर पेज में आपने देखा होगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू व्हिच फील्ड इज ऑनर्ड बाय धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड किसमें मिलता है? सर मेडिसिन। मेडिसिन। यस, मेडिसिन में। धन्वंतरी मेडिसिन में मिलता है। मेडिसिन में मिलता है। ये भी जीके का क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। सो आरआई में नहीं पूछेगा, सीबीटी का क्वेश्चन में ही पूछेगा, एनसीटी में पूछ सकते हैं। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो है ये जीके का क्वेश्चन है और रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो नॉट इन एजुकेशन। बट अगेन देखो, which professor of Indian origin has been awarded for Dutch Spinoza Prize for Climate Change Research। रिसर्च का क्वेश्चन तो मे भी मतलब चांसेस है, बट आरआई में उतना चांस नहीं, सीवीटी में ही जो है पूछेगा। ठीक है, बट फिर भी इस तरह का क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत हमको जानना चाहिए। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ ना ये चीज, कुछ कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ आरआई को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि उनको जो है डर ना लगे कि सर ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आरआई में नहीं पूछेगा ये वाला क्वेश्चन। बट माय सजेशन ये है कि क्योंकि पहले सीवीटी का एग्जाम हो रहा है, मार्च के महीने में सीवीटी का एग्जाम हो रहा है, तो अगर आप सीवीटी के लिए थोड़ा बहुत भी तैयारी करते हैं ना, तो उसके बाद भी आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा आरआई के लिए तैयारी करने के लिए। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप सीवीटी का एग्जाम दो, क्योंकि इससे कोई नुकसान आपका नहीं होगा। आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, बट इससे आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। मतलब सिर्फ एक कॉलेज की जगह पे आपके सामने और जो है 15-20 कॉलेज और मिल जाएंगे, तो आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं दोनों को जो है कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप में से कुछ बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आए कि मेरा जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, डेफिनेटली कुछ मतलब टीचिंग एप्लीकेशन नॉर्मल क्वेश्चन हो तो आप कर ही पाओगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? जयदीप गुप्ता है। ठीक है, सॉरी जोईता गुप्ता। डॉक्टर जोईता गुप्ता जो है वो, उनको डॉच स्पिनोजा प्राइज मिला था क्लाइमेट से रिसर्च के लिए। एंड ये जो अवार्ड जो मिलता है,
ये क्लाइमेट चेंज को, अगर क्लाइमेट चेंज के पॉलिसी एंड गवर्नेंस के ऊपर कुछ भी कोई करता है तो उनको ये डच स्पिनोजा प्राइज मिलता है, क्लाइमेट के रिलेटेड अगर किसी ने कुछ रिसर्च किया है तो उनको मिलता है। फिर नेक्स्ट तो तुम्हारा ये आरआई में पूछा था, जैसे मैंने बोला LNIPE का फुल फॉर्म पूछा था आरआई में, तो इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ लोकेटेड है? तो ये ग्वालियर में लोकेटेड है। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो है ये है, ये वाला जो स्कूल मतलब कॉलेज है। और ये स्कूल में सिर्फ जो है मतलब फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ही जो है पढ़ाई होता है, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा जो क्वेश्चन ये है, ये ये अगेन टिपिकल एनटीए क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आरआई के लिए नहीं है। फादर ऑफ मैथ्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश। फादर ऑफ फिजिक्स तो आप डेफिनेटली जानते हो, आइजैक Option न्यूटन। 4. हाँ, आइजैक न्यूटन फादर ऑफ क्या है? फिजिक्स है। फादर ऑफ मैथ कौन है? आर्किमिडीज है, ठीक है। और फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? चौसर है। जब फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। तो Aristo. क्या हो गया? हाँ, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या 3 बना क्या? ए का क्या बनता है? 3। हाँ, 4 So बना। 4. यस, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट मैंने अटैच कर दिया है अगेन, ठीक है। तो फादर ऑफ फिजिक्स सिर्फ सिर्फ एक आदमी को नहीं, 3 आदमी को बोला गया, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला गया है। सिमिलरली इसमें बहुत सारा और भी लोगों का नाम है। फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम इन इंडिया जो एपीजे अब्दुल कलाम, इकोनॉमिक्स का फादर अडाम स्मिथ, मॉडर्न कंप्यूटर अलान ट्यूरिंग, रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जॉन जेफरी, टेलीफोन ग्राहम बेल, कॉमिक बुक अनंत पाई, एनाटॉमी एंड्रियाज वर्सेलियस। इस तरह से पूरा जो है मैंने लिस्ट दे दिया है, आप पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट टिपिकल आरआई वाला क्वेश्चन, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। बोलो क्या आंसर होगा इसका? फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन आपको क्या करना चाहिए? 4. सर Option 4. फोर। पोलाइटली आपको काम करना चाहिए, दृढ़ता के साथ एंड जो है विनम्रता के साथ हम उनको डील करना चाहिए, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड डील विद स्टूडेंट्स पोलाइटली एंड फॉर्मली, बिकॉज स्ट्रिक्टली थोड़ा उनको डरा के धमका के बोलो करोगे ना, वो बोलेंगे नहीं, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम को आपको जानना जरूरी है, और पोलाइटली करोगे तो आप रीजन जान पाओगे। रीजन जानना बहुत जरूरी है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। पहले रीजन जानोगे फिर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो है निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ये भी आरआई के Memory. पर्सपेक्टिव से Memory, टीचिंग sir. एप्टीट्यूड। यस, बोलो सब लोग बोलो, डेफिनेटली मेमोरी। ओके, द टर्म निमोनिक्स, निमोनिक्स का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना मर्क्यूरी वेनस अर्थ को माय वेरी, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब शॉर्ट करके जो बोलते हैं, हाँ, ठीक my है। very educated mother. हाँ, एजुकेटेड मदर। और भी ऐसे बहुत जस्ट सारा होता सर है। बस नॉट। हाँ, और भी होता है ना, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फिर उसके बाद राइट ऑफ, ऐसे भी है। इसको मैंने एक बनाया था, मतलब ईच फ्रेंड इमोशनल एंड राइजिंग मोमेंट मस्ट बी कैन बी रेस्पेक्टेड, ऐसे मैंने बनाया था इसको याद रखने के लिए, ठीक है। ईच फ्रेंड्स इमोशनल एंड राइजिंग मोमेंट कैन बी रेस्पेक्टेड, ऐसे मैंने निमोनिक्स बनाया था। क्या याद करने के लिए? 6 तरह का जो है 6 कैटेगरी ऑफ राइट्स को याद करने के लिए, ठीक है। ई फॉर क्या है? इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। एफ फॉर फ्रीडम। ई फॉर क्या है तुम्हारा? एजुकेशन, नहीं सॉरी एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर क्या है? राइट अगेंस्ट रिलीजियन, ओके। Religion. हाँ, रिलीजियस कल्चरल राइट, कल्चरल एजुकेशनल ऐसे कुछ है, नहीं रिलीजियस राइट है। फिर तुम्हारा क्या है? कल्चरल एंड कल्चरल, एजुकेशनल। कल्चरल एंड Educational है एजुकेशनल sir. राइट। और लास्ट में क्या है तुम्हारा? और रेमेडी, ये जो हाँ constitutional remedies कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह. रेमेडी। तो इसको याद रखने के लिए निमोनिक्स क्या बनाया था? ईच फ्रेंड्स इमोशनल एज वेल एज राइजिंग मोमेंट कैन बी रेस्पेक्टेड, ऐसे करके जो भी कुछ भी बना सकते हैं। तो इसको कुछ भी याद करने के लिए आप अपना खुद का निमोनिक्स बना सकते हो। तो मेमोरी याद करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये आरआई में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है आरआई में एमएड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और बीएड में भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो हम टीचिंग के थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, अलग अलग थ्योरीज हैं, इसके ऊपर मैं पूरा एक या 2 क्लास लूंगा। थ्योरीज ऑफ टीचिंग एक क्लास में आई विल ट्राई टू कंप्लीट। थ्योरीज ऑफ टीचिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आरआई में एक शायद पूछेगा, पूछ सकता है
सीयूईटी में 2 पूछ रहा है, ठीक है, 2-3 पूछ सकता है सीयूईटी में, तो डिस्कस किया जाएगा। कनेक्शनिज्म का जो मतलब प्रिंसिपल है, कनेक्शनिज्म का जो थ्योरी है, वो थॉर्नडिके ने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडिके, ठीक है। लर्निंग एसोसिएटेड विद कनेक्शनिज्म, ठीक, थॉर्नडिके ने दिया था। And his work emphasized the idea that learning is the result of association between stimulus formation और response. Stimulus formation होगा तब response करेगा, तो कनेक्शन स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो है कनेक्शन किया था, एसआर कनेक्शन या कनेक्शनिज्म, स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन थॉर्नडिके ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये भी अगेन आरआई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीटी एनसीईटी में भी पूछेगा। Which among the following does not belong to cognitive domain of Bloom's taxonomy? Cognitive domain of Bloom's taxonomy में क्या नहीं आता है, ठीक है। तो मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे आरआई के बुक में ही है, ठीक है, आरआई का सिलेबस के अंदर ही है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आरआई के सिलेबस के अंदर आता है। तो कौन कौन से जो है कॉग्निटिव डोमेन में आता है, कौन कौन से इफेक्टिव डोमेन में आता है, इसको थोड़ा सा जो है हमको देखना पड़ेगा। एक सेकंड। हाँ, देखो देखो ये जो तुम्हारा है ना कनेक्ट, जो तुम्हारा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या आता है, देखो तुम्हारा है रिसेप्शन है, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ फिर आपको बताऊंगा। रिसेप्शन है, रेस्पॉन्डिंग है, रिसेप्शन, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। आप बताना कौन सा डोमेन है, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन ये कौन सा डोमेन है आप बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं लिखता हूं इम्पल्सन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, फिर है एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ठीक है। इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा वैसे भी, ठीक है। अच्छा पहले बताओ कौन कौन सा तीन डोमेन क्या क्या होते हैं, बताया है ऑलरेडी। 3 डोमेन क्या क्या होते हैं, Cognitive, affective and psychomotor. कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव रिलेटेड टू माइंड, अफेक्टिव रिलेटेड टू योर हार्ट, मतलब दिल से आता है, और साइकोमोटर रिलेटेड टू हैंड और लेग, मतलब हाथ पैर से जो हम काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। तो इसीलिए इसको हेड, हार्ट एंड हैंड भी कहा जाता है, हेड हार्ट एंड हैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या होगा, अगर आपको ये सब चीज नहीं पता तो फिर भी आप बताओ कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या आएगा इसमें से। कॉग्निटिव में समझ गए ना, माइंड रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो जो भी आप सीखते हो नॉलेज, वो कहाँ कौन सा डोमेन में आता है, नॉलेज कौन सा डोमेन में आता है, Mind में मतलब कॉग्निटिव डोमेन में आता है। किसी चीज को कॉम्प्रहेंड करना, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज को समझना, कॉम्प्रहेंड करना कॉग्निटिव डोमेन में आता है। अप्लाई करना भी कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू आप अप्लाई करोगे, दिमाग से सोचोगे क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर्मूला को अप्लाई करना, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, इवैल्यूएट करना, ये सब कॉग्निटिव डोमेन में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कॉग्निटिव डोमेन का पूछा है, एनालिसिस और अप्लाइंग दोनों है, ठीक है, एनालिसिस और अप्लाइंग दोनों है। तो और ये तुम्हारा जो रिसीविंग रियलाइजेशन नहीं है, रिसीविंग रियलाइजेशन कॉग्निटिव डोमेन में नहीं आता है, तो ये दोनों ही है।
तो which of the following does not belong to बोला है, तो ये दोनों के दोनों नहीं आता है। यहाँ पे हमने देखा कि कॉग्निटिव, यहाँ पे 6 तो है टोटल, ठीक है, 6 है। कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या है? नॉलेज है, कॉम्प्रहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो सीबीटी के जो मतलब आंसर सीट है उसमें लिखा था ए और बी, ए कॉमा बी लिखा था, मतलब ए को भी किसने टिक किया होगा तो भी उसको मार्क मिला है, बी को टिक किया होगा तो भी उसको मार्क मिला है, ठीक है। तो ए बी दोनों ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट दिया गया है सीयूटी के ऑफिशियल आंसर की में। सिमिलरली कॉग्निटिव डोमेन का आप जान गए। अब देखो अफेक्टिव डोमेन, जो हम दिल से करते हैं, फ्रॉम हमारे हार्ट से किसी चीज को हम समझते हैं, फ्रॉम रिसेप्शन, मतलब हम जो भी चीज रिसीव करते हैं, मतलब जो हम दिल से सोच के ये करते हैं, दिल से मतलब एक्सेप्ट करते हैं या दिल से जो है ये करते हैं, ओके। हमारा जो कैरेक्टर निकल के आता है या किसी को वैल्यू करते हैं या किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हम दिल से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट फॉर्मेशन जो अपने अंदर आता है और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। जो मोरालिटी या लाइक रिस्पॉन्स एटीट्यूड जो तुम्हारा मतलब कि मतलब जो दिल से निकल के आता है, एटीट्यूड का तो तुम कॉग्निटिव में भी ये कर सकते हो, बट ये सब चीजें जो एक्चुअल में इफेक्टिव मोरालिटी रिलेटेड चीजें हैं वो इफेक्टिव डोमेन में आता है। और ये सब चीजें हैं, हम जब धीरे धीरे करके किसी चीज को बहुत बार जो है एक्वेंटेड होके, मतलब हमारा जो साइकोमोटर डोमेन है, मतलब अगर हम स्विमिंग का कल्पना करेंगे, माइंड में स्विमिंग सीखेंगे तो स्विमिंग सीख नहीं पाएंगे। हमको स्विमिंग सीखने के लिए वो स्विमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। साइकिल चलाना सीखना है तो साइकिल चलाना पड़ेगा। तो हैबिट फॉर्मेशन, नेचुरलाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब हमारा हैंड हार्ट लेग फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब हार्ट नहीं, हैंड लेग, ये सब फिजिकल एक्टिविटी, इंपल्सन, मैनिपुलेशन। तो ये साइकोमोटर एक्टिविटी में, साइकोमोटर डोमेन में आता है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसको कहते हैं। ये जो मैंने आपको 6 लेयर्स बताया, 6 लेवल्स बताया, तीनों तीनों डोमेन का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। आपको किसी भी टैक्सोनॉमी का दिया होगा तो आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अगेन ये आरआई का टीचिंग एप्टीट्यूड में ये हमारे जो टेस्ट सीरीज के अंदर से क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब जहां पे प्रगतिशील, प्रगति कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। आप सब लोग आंसर बताओ, बिकॉज सबको पता है ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ चैट बॉक्स में। आनंद कुमार साहू, आप बोल रहे हो 1, बाकी सब लोग आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर 4। अच्छा 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 भी बोल रहे हैं। So frequent tests and examination. फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ओके। देखो अभी जो सर 3। एनईपी, ठीक है, So sorry sir, 2 होगा, प्रोग्रेसिव है तो स्कोरिंग गुड। ओके दीपशिखा भौमिक, ओके। तो देखो एनईपी 2020 में जो भी तुमको मिल रहा है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हिसाब से है या नहीं है? जो भी मतलब एनईपी में न्यू चीजें आया है, इज इट प्रोग्रेसिव एजुकेशन और नॉट? Yes it is. प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना। तो आनंद आपने 1 जो बोला है, क्या आप 1 पे 100% मतलब हो या ऑप्शन चेंज करना चाहते हो, अगर आपको ऑप्शन मिले 50-50 का? श्योर बताओ। सर, 1 सर। श्योर हो 1 में? मतलब अगर यस हम सर। लोग सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड बुक में पढ़ेंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट हो जाएगा, खाली सिर्फ बुक्स टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो? मतलब हमको और कोई रेफरेंस बुक का कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब कोई यूट्यूब का जो साइमुलेशन दिखाते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही सफिशिएंट है। समझ रहे हो ना? मतलब सिर्फ टेक्स्ट सर बुक से पढ़ेंगे तो हम्म। सर मतलब जो ऑप्शन इसमें दिया गया है सर, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1 परफेक्ट है। 1 परफेक्ट है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि सोलली बोला है यहाँ पे। आपको 1 तो कभी भी कोई भी किसी को चूज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पूछा कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाएंगे तभी बच्चों का डेवलपमेंट होगा, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर ऐसा होता तो रेफरेंस बुक या लाइब्रेरी का जरूरत ही नहीं पड़ता। लाइब्रेरी का कंसेप्ट ही इसीलिए है कि बच्चों को एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक मिल सके। तो ये तो पूरा गलत है 100%। emphasis on scoring good marks in the examination is 100% wrong, and that's why it is in the modern day education system emphasis on marks is taken away एक तरह से एनईपी में, अगर आप देखोगे तो।
गुड मार्क्स लाना ही सफिशिएंट नहीं है। और इसको ये करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम भी लाया गया है। ठीक है, मतलब मार्क्स ना दिखे, मतलब रेंज में बस एबीसीडी ग्रेड रहे। ठीक है, तो एम्फासिस इसके ऊपर नहीं करते हैं। देखो, फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन है, मतलब टेस्ट लेना चाहिए बच्चों को, फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन लेना चाहिए। ठीक है, बट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट ही थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया ज्यादा प्रोग्रेसिव है या यूएसए ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बताओ। यूएसए। 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 यूएस, आपको पता है यूएसए के जो टीचर्स होते हैं वो शॉर्ट्स में हाफ पैंट पहन के भी पढ़ाने आ जाते हैं, मतलब ऐसे भी टीचर्स होते हैं। ज्यादातर जो है मतलब जो प्रॉपर ड्रेसिंग ड्रेसिंग वैसा उस ध्यान नहीं देते हैं। जी सर। कैजुअल तो नहीं। तो वो ज्यादातर जो है स्ट्रिक्ट या इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच ये करते हैं। तो प्रगति वही होता है जब हम जो भी क्या बोलते हैं, जो ऐसी चीजें जो अ, एक तरह से कंजर्वेटिव माइंडसेट से बाहर निकल के डेवलपमेंट की तरफ सोचें। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में फ्लेक्सिबल टाइम टेबल ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब जब तक आपका सेम पर्टिकुलर टाइम रूटीन चलता है ना, आप बोर फील करने लगते हो। ठीक है, आपको बोर लगने लगेगा सेम टाइम टेबल रहने से। आप देखना बच्चों का बीच बीच में थोड़ा स्टडी टूर वगैरह वगैरह कराते हो, या कुछ टाइम टेबल में चेंजेस कराते हो, फ्लेक्सिबल रखते हो, मतलब जबरदस्ती पढ़ना नहीं, कुछ और भी खेल खेल गेम्स पीरियड करते हो, कुछ स्टोरी वाला टाइम करते हो, तो बच्चे ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट इज समथिंग डिफरेंट इन विच यू कीप फ्रीडम एंड लिबर्टी टू द स्टूडेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बच्चा एक ही जगह पे नहीं बैठेगा, बच्चा आगे भी आएगा। द स्टूडेंट्स सीट रोटेशन, इसको बोलते हैं सीट रोटेशन। ठीक है, सीटिंग रोटेशन, ये भी होने से क्या होता है, अलग अलग सीटें में बैठेगा तो बच्चा जो है लाइक आप टीचर जो हर एक बेंच के बच्चों को ध्यान दे सकते हैं, ऑल्दो आप जा भी सकते हो उनके जगह पे। बट ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है, कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में तुम्हारा जो होता है वो लाइक एक एडेप्टिबिलिटी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। लाइक अलग अलग न्यू चीजें को अडॉप्ट करना है, न्यू चीजें। ठीक है, अभी जो हम लोग लाइक अडॉप्ट, जो भी हम अभी एनईपी में लाए हैं ना, बहुत सारा वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है, वेस्टर्न से लाए अडॉप्ट किया कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यूएसए, यूके, स्वीडन, बहुत सारी जगह से हमने जो है अडॉप्ट किया हुआ है, और वो उसको उसको हम लोग ला रहे हैं। तो अडेप्टिबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज। और इसमें एक और चीज भी है कि कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा है। ठीक है, बच्चों के हिसाब से, बच्चे जैसे चाहते हैं वैसे, स्टूडेंट सेंटर, क्रिटिकल थिंकिंग भी है डेफिनेटली। और भी तुम्हारा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्यूरियस क्यूरियस लर्नर सर बनाना है, स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर्ड करना। क्या बोले आप? स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ाओगे, स्टूडेंट्स को जो चाहिए उस हिसाब से पढ़ाओगे। ठीक है, स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए तो इंडिविजुअल गाइडेंस करोगे। ये लर्निंग बाय डूइंग है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब चीजें हैं। तो अगर अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है किसी टॉपिक को पढ़ाने, तो टाइम लगने दो। ठीक है, यू कैन लाइक डू एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो ये तुम्हारा फोर्थ ही करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इज ओके, बट ज्यादा प्रोग्रेसिव तभी होगा जब जो है बच्चों को आप टाइम टेबल फ्रिक्वेंटली जो है आप चेंज, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रहेगा, जबरदस्ती रिजिड नहीं रखोगे। जितना फ्लेक्सिबल जहाँ पे है ना वो प्रोग्रेसिव है। ठीक है, हाँ, तो ट्रेडिशनल मॉडल में रोट लर्निंग स्ट्रिक्ट क्लासरूम सेटिंग रहता है, लेकिन प्रोग्रेसिव में फ्लेक्सिबल रहता है। तो ट्रेडिशनल और प्रोग्रेसिव के बीच में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल में रहता है सब कुछ रिजिड, और फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव में क्या रहता है, सब कुछ फ्लेक्सिबल। और सब कुछ ट्रेडिशनल में टीचर के हिसाब से कंट्रोल में रहता है, और टीचर सेंटर्ड होता है। हाँ, और प्रोग्रेसिव में स्टूडेंट सेंटर रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है, ऑफिशियल आंसर की सही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। किसी को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करोगे? मोटिवेशंस के टेक्निक क्या क्या होते हैं? सो ऑप्शन 4 एबीसी। यस, पनिशमेंट इज नॉट अलाउड इन द क्लासरूम। पनिशमेंट से आप कभी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। पनिशमेंट इज व्हाट, इज ए नेगेटिव कंसेप्शन। आजकल
स्कूल्स कॉलेज जो स्कूल जो है वो नो पनिशमेंट जोन है, नो पनिशमेंट जोन। बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाता। पनिशमेंट इन एनी फॉर्म इज नॉट अलाउड इन द स्कूल प्रीमिसेस। आप किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट भी नहीं कर सकते हो, या किसी बच्चे को वर्बल पनिशमेंट भी नहीं कर सकते हो। वर्बल पनिशमेंट भी आपके अगेंस्ट में केस हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं कर सकते हो। तो एलिमिनेट हो गया। रिवार्ड, रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये तीनों चीज आप बच्चों को दे सकते हो। अच्छा परफॉर्म करता है कोई बच्चा, रिवार्ड दे दो कुछ, ठीक है। या रिकॉग्नाइज करो, अरे वेरी वेल, वेल डन, वेरी गुड, उनका काम को रिकॉग्नाइज करो, या उनको अपॉर्चुनिटी दो और सीखने के लिए। मोटिवेटेड होंगे बच्चे, ठीक है। जैसे नवोदय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, तो उससे एक अपॉर्चुनिटी मिला उनको, तो मोटिवेटेड रहते हैं। फिर 10th के बाद 11 12 करने के बाद फिर जेई के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, कुछ फेलोशिप सॉरी स्कॉलरशिप वगैरह कुछ कुछ मिलता है। स्कॉलरशिप इज वन काइंड ऑफ व्हाट, अगेन मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी। हाँ, दक्षिणा फाउंडेशन है। तो ये सब चीज से और मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, अगेन ये आरआई का ही पूरा जो है तुम्हारा कंसेप्ट है। सीवीटी में आरआई, जैसे मैंने बोला टीचिंग एप्टीट्यूड सीवीटी आरआई का दोनों का सेम है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। बताओ माइक्रो टीचिंग कहाँ यूज होता है? बेसिक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है ये। माइक्रो टीचिंग के बारे में मैंने बताया था। यस, माइक्रो टीचिंग इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी नहीं। देखो माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट शायद आपको नहीं पता है, जो न्यू स्टूडेंट। तो जिनको पता है बताओ, ऑप्शन बी तो नहीं है। जिनको पता है ये चीज एक बार बताओ, ठीक है। सर माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट जिनको पता है। सर जो स्टूडेंट टीचर होते हैं उनको मतलब पढ़ाने का तो जो तरीका होता है वो स्किल को डेवलप करना। यस, ओके। तो देखो माइक्रो टीचिंग का ऐसा मत सोचो कि टीचिंग का छोटा फॉर्म, जैसे माइक्रो सिम होता है, सिम का छोटा फॉर्म माइक्रो सिम होता है, वैसा नहीं है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग क्या है? ये रिड्यूस वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। रिड्यूस नहीं है, छोटा कर देना वाला नहीं है। माइक्रो टीचिंग इज ए स्किल क्लास। माइक्रो टीचिंग का दूसरा नाम होता है स्किल क्लास। इसमें स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है। जो जो भी मतलब आप जब आरआई में पढ़ोगे या कहीं पे भी जब आप बीएड करोगे, ठीक है। आप आरआई में या कहीं पे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कहीं पे स्टेट में कहीं पे भी आप जब बीएड करोगे ना, बीएड करते टाइम इंटीग्रेटेड बीएड आप या 2 ईयर बीएड जो भी आप करते हो, आपका जो मतलब सेकंड लास्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है। या आई थिंक नहीं, सेकंड लास्ट नहीं, मतलब अगर आप बीएड करते हो तो शायद सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। अगर आप बीएड करते हो तो सेकंड, बीएड 4 सेमेस्टर का होता है, सेकंड सेमेस्टर में। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हो तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में क्या होता है? माइक्रो टीचिंग होता है, स्किल क्लास होते हैं। वहां क्या होता है? डेवलप द क्लासरूम स्किल। स्किल क्लास है, मतलब आप क्लासरूम स्किल सीखोगे। कहाँ सीखोगे? अपने दोस्तों को। आप अपने ही क्लासरूम में आप बैठोगे, आप जो है एज ए टीचर पढ़ाओगे, और आपके दोस्त जो है वहां पे एज ए स्टूडेंट आपसे सुनेंगे, और पीछे आपके सुपरवाइजर टीचर भी बैठे रहेंगे। आप पढ़ा रहे हो अपने दोस्तों को, एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहे हो, पीछे सुपरवाइजर टीचर बैठे हैं। आप कौन कौन सा स्किल का कैसा इस्तेमाल कर रहे हो वो चेक करते हैं, और फीडबैक सेशन भी यहाँ पे होता है। तो माइक्रो टीचिंग इज ए teaching in the like is a practice teaching. Micro teaching is a practice teaching to develop certain skill to teach the students before going to actual classroom situation। हम लोग अपने कॉलेज में ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो डेवलप क्लासरूम स्किल अमंग द पीपल टीचर। पीपल टीचर मतलब जिस दिन आपका एडमिशन होता है बीएड के कोर्स में, इंटीग्रेटेड हो या 2 ईयर के बीएड हो, उसी दिन से आपको पीपल टीचर कहा जाता है, मतलब स्टूडेंट टीचर कहा जाता है। आप स्टूडेंट टीचर हो, और जो आपको पढ़ाते हैं उनको टीचर स्टूडेंट कहा जाता है, ठीक है। जो भी टीचर होता है उनको टीचर स्टूडेंट कहा जाता है, बिकॉज टीचिंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसलिए टीचर को टीचर स्टूडेंट कहा जाता है, और स्टूडेंट को पीपल टीचर। आपको जब आप एंट्री करते हो बीएड के कोर्स में तो आपको पीपल टीचर कहा जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है बीएड के टाइम में? पहले आप कुछ पढ़ोगे, थ्योरी वगैरह पढ़ोगे, थ्योरी जब लर्निंग सब कुछ पढ़ोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेमेस्टर में क्या होता है, आप माइक्रो टीचिंग करोगे, ठीक है। कुछ सेमेस्टर तक आपका पढ़ाई होगा। जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हो आप, तो आपका पहला सेमेस्टर क्या होता है? बीएड करते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका थ्योरी होता है। आपका सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है? आपका माइक्रो टीचिंग होता है। फिर उसके बाद आपका जो है क्या होता है? माइक्रो टीचिंग के बाद आपका होता है, आरआई का मैं बात कर रहा हूँ, मल्टी कल्चरल प्लेसमेंट होता है। मल्टी कल्चरल प्लेसमेंट ये कंसेप्ट आरआई का ही कंसेप्ट है, और दूसरी जगह पे नहीं है।
मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट क्या होता है कि आप अलग अलग स्कूल में आपको पढ़ाने का मौका मिलता है। आरआई में आरआई के स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेज में स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल, ट्राइबल स्कूल, हर जगह पे अलग अलग जगह पे पढ़ाने का मौका मिलता है। मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट होता है। ये आरआई का कंसेप्ट है, तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ। बाकी जगहों में इसको बोलते हैं कुछ बोलते हैं इसको लाइक, बाकी जगह शायद बहुत सारी जगह पे नहीं होता है। ये आरआई का कंसेप्ट है, इसको मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट या लाइक एक्सपीरियंस, इस तरह का कुछ बोलते हैं। स्कूल एक्सपोजर प्रोग्राम, अभी इसको जो नाम है, इसको स्कूल एक्सपोजर प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, स्कूल एक्सपोजर प्रोग्राम, अलग अलग स्कूल्स में एक्सपोज किया जाता है, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस बिल्ड किया जाता है। तो इस आरआई में होता है। फिर आप कहीं और पढ़ते हो तो माइक्रो टीचिंग के बाद थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप ये थर्ड सेमेस्टर में होता है। और फोर्थ सेमेस्टर में आपका कम्युनिटी वर्क होता है। ये कम्युनिटी वर्क भी, ये सब हर जगह होता है कम्युनिटी वर्क, मुझे जितना पता है। कम्युनिटी वर्क आरआई में भी होता है और दूसरे जगह पे भी कम्युनिटी वर्क होता है। ठीक है, मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट भी दूसरे कुछ कुछ कॉलेज में होता है, ज्यादातर प्रोमिनेंट आरआई में है। तो मैंने 4 सेमेस्टर का डिवाइड कर दिया आपको। पहले थ्योरी पढ़ोगे, फिर उसको प्रैक्टिस करोगे, अपने कॉलेज में ही उसका प्रैक्टिस करोगे। इंटर्नशिप रियल टीचिंग होता है, ये प्रैक्टिस टीचिंग है। इंटर्नशिप जो है रियल टीचिंग होता है। बिफोर बिकमिंग ए टीचर आप कुछ दिन इंटर्न का काम करोगे, इंटर्न टीचर बनोगे। ठीक है, फिर आपका कम्युनिटी वर्क, मतलब आसपास की कम्युनिटी में कुछ सेवा करोगे, कुछ ये करोगे। स्कूल एक्सपोज, तुम्हारा जो फील्ड विजिट वगैरह भी होता है। ठीक है, फील्ड विजिट वगैरह भी होता है फोर्थ सेमेस्टर में। और फिर आपका जो है खत्म हो जाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर में एक और चीज होता है आरआई में, वो है कैंपस प्लेसमेंट। दूसरी जगह पे नहीं होता ये चीज, आरआई में होता है। कैंपस प्लेसमेंट में आपको जॉब मिलेगा, आरआई में पढ़ते टाइम फोर्थ ईयर में आपका जो है आपको जॉब मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। और सेंट्रल स्कूल में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलता है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। आप उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हो, या गवर्नमेंट जो एग्जाम देके परमानेंट जॉब भी कर सकते हो। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने बोला, ये आरआई में ही होता है, बाकी 4 ऐसा होता है। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हो तो पहला लाइक आपका अप टू फिफ्थ सेमेस्टर तक कुछ नहीं होता है। इस सॉरी फोर्थ सेमेस्टर तक आपका थ्योरी चलता है। फिफ्थ सेमेस्टर में शायद, फिफ्थ या सिक्स्थ में, शायद सिक्स्थ में, ठीक है मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ या सिक्स्थ में जो है तुम्हारा माइक्रो टीचिंग होता है। और सेवेंथ सेमेस्टर में तुम्हारा इंटर्नशिप होता है। और एट्थ सेमेस्टर में तुम्हारा कम्युनिटी वर्क एंड कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर मैंने बता दी। ठीक है, तो ये क्या होता है, माइक्रो टीचिंग डेवलप क्लासरूम स्किल अमंग द पीपल टीचर। नेक्स्ट क्या होता है, ये प्ले थेरापी मैंने पूरा बताया था, मुझे याद है। ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अंशु गुप्ता, आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या मैंने बताया था? सर किसी ने पूछा था, स्टार्टिंग में 4 बताया था। क्या बताया था? सर 4। आर यू श्योर, 4 बताया था? सर मुझे तो 4 याद आ रहा है। किसको, रोहित? रोहित आपको 2 बताया था, याद है? सर या 2 आप होगा क्या? हाँ सर आप 2 अपने ही हिसाब है। से? आप जो क्लास में वो हाँ, बोल रहे थे कि वो 2 2 बोला होगा। था ना, हाँ मुझे याद है कि मैंने 2 बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको पूरा एग्जैक्टली बताया था। दो इस तरह का 2 क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारा जो पूरा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज के अंदर था। और मुझे याद है कि मैंने इसका आंसर 2 बताया था। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन टू अडॉप्ट प्ले थेरापी इन द स्टडी टेक्निक फॉर चिल्ड्रन इज टू। थेरापी का बात हो रहा है यहाँ पे। थेरापी आप कब करते हो? यहाँ पे अगर प्ले वे मेथड होता तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग होता। प्ले वे मेथड का भी मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया था, वो अलग क्वेश्चन था और ये अलग क्वेश्चन है। प्ले वे मेथड का क्वेश्चन में मैंने ये आंसर बताया था, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट प्ले वे मेथड, इज ए प्ले थेरापी। प्ले थेरापी में ये आंसर नहीं होगा। थेरापी कब करते हैं आप बताओ? व्हाट डू मीन बाय थेरापी? So when you are in problem, you go to a therapist. अब बताओ आंसर क्या होगा? So understand the inner motives and complexes, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है इसीलिए थेरेपी चाहिए। यस, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सेस, इनर मोटिव्स एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द चिल्ड्रन। कॉम्प्लेक्सेस जानोगे तभी उनका थेरापी के थ्रू उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, दैट्स आंसर, ये मैंने पूरा बताया था क्लासेस के अंदर। अंडरस्टैंड द इनर मोटिव्स एंड द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, देखो
जो भी आरआई के स्टूडेंट हो, आपके जो सुपर 50 के जो ये है, मतलब उसमें डाउट सेशन जहाँ पे लिखा होगा, डाउट सेशन में मैंने कुछ क्लासेस किया है, ठीक है, डाउट सेशन वाले क्लासेस में देखना, उसमें से किसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का डाउट्स मिल जाएगा। तो आंसर टू होगा। थेरापी तभी होता है जब किसी चीज में बच्चे प्रॉब्लम में फंसे, तभी थेरापी होगा। प्ले थेरापी मतलब बच्चे का जो है इनर मोटिव एंड कॉम्प्लेक्स को उनको खेलते खेलते जो है उनका प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्स जानना होगा। अगर नहीं खेल पाता है, या खेल खेल मतलब आप उनको खेलने के लिए मौका दे रहे हो तब भी नहीं खेल रहा है, तब पता चलेगा एक्चुअली में इसका प्रॉब्लम क्या है। तो थेरापी तभी होता है जब प्रॉब्लम जो है आपको पता है। ये क्वेश्चन भी सर प्ले डायरेक्ट वे टेस्ट। मेथड में क्या होता है? प्ले वे मेथड मतलब आप जो है बच्चों को खेलने का, फॉर एग्जांपल द इम्पोर्टेंस अप्रोप्रिएट रीजन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। छोड़ा, ये क्वेश्चन तो अलग क्वेश्चन है। प्ले वे मेथड क्या होता है? एक तरह से वो होता है हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, मतलब बच्चा खेलते खेलते सीखेगा। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट मतलब अगर लॉन्ग टर्म लर्निंग का अगर हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म किसी चीज को लॉन्ग टर्म सीखना है, तब भी प्ले वे मेथड और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट जरूरी होता है। छोटे बच्चे क्योंकि उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं होता है, तो खेलते खेलते जल्दी सीख पाते हैं। तो छोटे बच्चों के केस में प्ले वे मेथड यूजफुल होता है टू अंडरस्टैंड द थिंग और टू रिमेम्बर और लाइक इनकलकेट द थिंग फॉर द लॉन्गर टर्म। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। ओके सर, जैसे फॉर थैंक यू। एग्जाम्पल आप जो कॉलेज में थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता तब तक वो लॉन्ग टर्म याद नहीं होता है। थ्योरी में भूल जाओगे पर प्रैक्टिकल किया हुआ चीज बहुत दिन तक याद रहती है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी पूरा डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन है। बताओ, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन लर्निंग ऑफ व्हाट? सब लोग इसका आंसर देंगे बिकॉज ये पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग। एप्टीट्यूड। ओके Skill. ओके, देखो, एप्टीट्यूड मीन्स सिंपली टैलेंट होता है, या आपका नॉलेज स्पेसिफिक टैलेंट होता है, या समथिंग लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट समथिंग। तो एप्टीट्यूड रिलेटेड टू टैलेंट। टैलेंट ये जो है तुम्हारा, मैं मतलब वर्बल गाइडेंस से पढ़ाने से, मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ऐसे वर्बली पढ़ा सकता हूँ। आप टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपर बन सकते हो मेरे क्लासेस को फॉर एग्जाम्पल खाली अटेंड करके, अगर मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ तो मुझे किसी स्किल दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल बोल के भी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में या किसी भी रीजनिंग एप्टीट्यूड या कोई भी एप्टीट्यूड में आपको स्ट्रॉन्ग करा सकता हूँ। वर्बल गाइडेंस से एप्टीट्यूड हो सकता है। किसी का एटीट्यूड बदलना है तो भी उसको वर्बली बोल के उसका एटीट्यूड बदला सकते हो। ठीक है, वर्बली समझा के कर सकते हो। ठीक है, जैसे थ्री इडियट की मूवी में या बहुत सारे ऐसे मूवी में आप देख सकते हो, किसी का एटीट्यूड जो है उसको समझा बुझा के, मम्मी पापा आपके एटीट्यूड चेंज करते हैं, आपके टीचर आपका एटीट्यूड चेंज करते हैं, समझा बुझा के वर्बल गाइडेंस से एटीट्यूड चेंज हो सकता है। रिलेशनशिप भी आप जो है वर्बल गाइडेंस से बना सकते हो। बट किसी को स्किल सिखाना है तो वहां पे वर्बल गाइडेंस से हो सकता है, बट दैट इज लीस्ट इफेक्टिव। वर्बल गाइडेंस से भी आप ऐसे बता के जो है स्किल सिखा सकते हो, बट दैट इज लीस्ट इफेक्टिव। स्किल के लिए डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चाहिए। बिना डेमोन्स्ट्रेशन के स्किल कोई अच्छे से नहीं सीख सकता। ठीक है, तो स्किल सीखने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको, मुझे सिखाना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या कुछ भी आपको सिखाना है, ठीक है, उसमें स्किल्ड बनाना है, मतलब कुछ नया आई टेक्नोलॉजी यूज करके चीजों को आसान बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे मुझे आपको दिखाना पड़ेगा ये कैसे काम करता है। तो उसमें प्रैक्टिकल चाहिए, वर्बल से नहीं होगा। तो स्किल्स में लिस्ट जो है तुम्हारा, ये सब लिस्ट यूज इंपॉर्टेंट इफेक्टिव होता है। स्किल्स में प्रैक्टिकल चाहिए, तो वर्बल गाइडेंस इज लिस्ट इफेक्टिव इन लर्निंग ऑफ स्किल्स। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ सर टीचर मैं बताओ। पूछ सकते हैं? हम्म, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ा देर में। ड्यूटी ऑफ टीचर बताओ। All-round development of students. यस, हेल्प्स इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सर ठीक है, 4 में। 4। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है। ये सुन लो, डायरेक्ट पूरा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेल्प्स इन ऑलराउंड। मैं आगे और नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है। माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन डेवलप इन चिल्ड्रन व्हेन। माल एडजस्टमेंट कब होता है बताओ? सर बी। बी, दे आर ओवर पेम्पर्ड बाय ऑल। नहीं, ओवर पेम्पर्ड करने से माल एडजस्टमेंट कैसे होगा? दे आर नीड आर नॉट मेट, जो उनको जो चाहते हैं अगर वो नहीं कर पाते हो तो माल एडजस्टमेंट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा।
दे फाइट विद पीयर, ये भी गलत है। दे फेल इन एग्जाम, एग्जाम फेल होने से माल एडजस्टमेंट नहीं होंगे। उनका जरूरतें अगर पूरी नहीं होता है ना, तब वो फ्रस्ट्रेटेड या माल एडजस्टेड फील करते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते। तो टू का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which one of the following is an example of fine motor skill? शायद पता नहीं होगा आपको, किसी को पता है तो सर इसका आंसर बोलो। Writing. रनिंग Writing. मोटर का आपने बोला हैंड्स एंड लेग्स, तो रनिंग। 3 हाँ, बट दो तरह का स्किल होता है, एक होता है फाइन मोटर और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर। ठीक है, दोनों मोटर, ये चारों सर के इसमें चारों तो मोटर है। सभी नहीं है। हाथ का है, मतलब सभी है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ड को पूरा। ठीक है, मैं बता देता फिर हूँ। ऑड ये वन आउट चारों, से राइटिंग हो जा रहा है। हाँ देखो, क्लाइंबिंग, हाँ ऑड ऑन आउट से तो हो जा रहा है। ये चारों के चारों मोटर स्किल से होता है, बट दो तरह का मोटर स्किल होता है, एक फाइन, दूसरा ग्रॉस। ग्रॉस मोटर स्किल वो होता है जिसमें लार्ज मसल चाहिए। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा आर्म्स, लेग्स, टॉर्सो, पूरा फुल बॉडी फॉर एग्जाम्पल चाहिए। जैसे बैलेंस, स्ट्रेंथ, स्पाशियल अवेयरनेस होता है, वो ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर जिसमें तुम स्मॉलर मसल मूवमेंट से यूज करते हो, जैसे राइटिंग, राइटिंग में सिर्फ इतना यूज हो रहा है तुम्हारा, इतना, इससे तुम राइट करोगे। ठीक है, या शर्ट का बटन लगाना, उसमें तुम्हारा पूरा बॉडी का यूज नहीं हो रहा है, तो फाइन मोटर। जिसमें कम मसल यूज हो रहा है वो फाइन मोटर। तो इन चारों में से राइटिंग में तुम्हारा सबसे कम मसल यूज हो रहा है, स्मॉल मसल, तो दैट्स राइटिंग इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपने बोला ऑड वन आउट में भी कोई अगर किसी को नहीं पता तो कर सकता है। ठीक है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर आप समझ गए। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन या टेस्टिंग, बताओ। पूरा अगर नहीं पता, किसी को ये नहीं पता तो भी इसका आंसर कर सकते हो। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? समेटिव तो आपको पता है कि ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। मतलब बी का 3 हो गया, ठीक है, बी ए का का क्या हो 1 गया, है। 3। हाँ, बी का 3 है। ए का 1 है। पता नहीं, नहीं, फॉर्मेटिव मतलब का सर रेगुलरली 4 होता होगा, है। क्विजेज एंड हाँ, डिस्कशन टेस्ट ड्यूरिंग टेस्ट इन लर्निंग। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो भी टेस्ट होता है वो फॉर्मेटिव, क्योंकि फॉर्मेशन स्टेज है, लर्निंग के टाइम में जो टेस्ट करते हैं वो तुम्हारा क्या, फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, तो ये ए का तुम्हारा हो गया आईबी। ड्यूरिंग द लर्निंग जो भी टेस्ट होता है वो फॉर्मेटिव होता है। आफ्टर द लर्निंग जो भी टेस्ट होता है वो समेटिव होता है। टू फाइंड द फाइनल लर्निंग आउटकम वो समेटिव होता है। ठीक है, और जो स्कोलास्टिक, को कोलास्टिक सब देखते हैं, वो होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव में स्कोलास्टिक, को कोलास्टिक सब टेस्ट को रेगुलरली चेक किया जाता है, तो वो होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, दो अलग अलग टेस्टिंग होते हैं। एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, दूसरा होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, एक ग्रुप के अगेंस्ट में आपका क्या नंबर है वो चेक किया जाता है। एक ग्रुप के अंदर आप किस कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो चेक किया जाता है नॉर्म रेफरेंस में। ठीक है, और क्राइटेरिया रेफरेंस में आपका क्राइटेरिया चेक किया जाता है कि आप इस क्राइटेरिया को मीट कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, तो टेस्ट बेस्ड ऑन ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे तो क्राइटेरियन रेफरेंस, और सर्टेन ग्रुप के अंदर चेक करेंगे तो नॉर्म रेफरेंस होता है। तो ये हो गया तुम्हारा, तो आंसर सर तुम्हारा हो गया। सी वाला का थोड़ा वापस बताइएगा। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन मतलब जिस चीज को हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं, रेगुलरली करते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हम सारे एरिया को, ऑल राउंड डेवलपमेंट को चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब रेगुलरली, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल एरिया, स्कोलास्टिक एज वेल एज को स्कोलास्टिक, मतलब करिकुलर एज वेल एज को करिकुलर, सारे एरिया को हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हर तरह से रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करना होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is most appropriate for getting enumeration done for census work or literacy program from primary school teacher? ये जनरल अवेयरनेस टाइप का क्वेश्चन है, बट टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे बोल रहा है कि एनुमरेशन वर्क, मतलब जहाँ पे जनगणना के टाइम में जो नाम वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, और लिटरेसी प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर को कैसा कैसा काम देना चाहिए। आपको पता है जनगणना वगैरह सब स्कूल टीचर ही करते हैं, तो कैसा काम प्राइमरी टीचर को देना चाहिए। सच टाइप ऑफ टास्क शुड नॉट बी एलोकेटेड टू टीचर्स। ठीक है, सच टाइप ऑफ टास्क शुड नॉट बी एलोकेटेड टू टीचर। ठीक है, ये इस तरह का जो सेंसस और लिटरेरी प्रोग्राम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं देना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, टीचर्स का टीचिंग वर्क को डिस्टर्ब होता है। आप इसको मानते हो कि नहीं मानते हो?
Yes, sir. Yes, sir. एडिशनल रेम्यूनरेशन शुड बी पेड फॉर सच टास्क। देखो, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा दे देना, खुश नहीं होगा इंसान, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए उसको आपने अपॉइंट किया है। उसको ये सब काम दोगे, एक्स्ट्रा पैसा देने से भी उसको जो है सेटिस्फाई नहीं लगेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन का जो बात होता है, तो ये तो गलत बात है। इट इज ए नेशनल टास्क एंड हेंस ऑट टू बी डन बाय टीचर्स एज देयर नेशन बिल्डर। नहीं, कोई और आदमी को आप अपॉइंट करो ना। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई कमी है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट का कोई कमी नहीं है, दूसरे लोग का भी इम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं इस चीज के लिए। टीचर्स ही क्यों, टीचर्स को तो बच्चों को पढ़ाना है, इस चीज से बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए ए और बी जो है तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। टीचिंग इज ए लर्नर सेंटर या स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज के अंदर का क्वेश्चन है। टीचिंग इज ए लर्नर सेंटर एक्टिविटी मीन्स, लर्नर सेंटर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड। हाँ, इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा बताओ? बताओ, सब लोग ट्राई करो, जितने लोग भी देखा ऑप्शन तो। 2। सर ऑप्शन 2। Knowledge is transmitted from novice learner. Knowledge is transmitted to novice learner from someone who has acquired that knowledge. मतलब ये टीचर सेंटर हो गया ना। मतलब टीचर को जो पता है, मतलब जिसको पता है वही एक न्यू स्टूडेंट को बताता है। तो ये टीचर सेंटर्ड हो गया ये वाला पॉइंट। ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। Sir, option रोहित। 1. ऑप्शन 1 होगा। 1 sir. यस, रोहित आनंद, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। इंस्ट्रक्टर इंश्योर्स दैट लर्निंग इज पॉसिबल फॉर ऑल। वही तो लर्नर सेंटर है ना, आपसे हो सकता है, यू कैन डू दिस। दैट्स, ये मैंने एक टर्म बोला था, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर। बच्चे खुद से नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बट आपको खाली उसको गाइड करना है। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, आपको बच्चों को गाइड करना है। बच्चे खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी का यूज करके। तो इंस्ट्रक्टर इंश्योर दैट लर्निंग इज मेड पॉसिबल फॉर नोवाइस लर्नर ऑल्सो। न्यू नोवाइस मतलब न्यू लर्नर है तो भी वो जो है सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, which theory postulate that children is born with mental structure that develop and attain maximum। इस तरह का लर्निंग थ्योरी के ऊपर मैं क्लास ले लूंगा आपका। ये वाला थ्योरी क्या बोल रहा है कि मेंटल स्ट्रक्चर, कौन सा थ्योरी बताता है कि चाइल्ड इज born with mental structure that develop and attain maximum growth 14 to 15 years। मैक्सिमम ग्रोथ 14-15 साल की एज में ही होता है, ये तुम्हारा बोलता है। साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी है क्या Psychology. ये? नहीं नहीं नहीं, मेंटल का बात कर रहे हैं ना। साइको सोशल तो तुम्हारा मतलब सोशल बिहेवियर के बेसिस पे ज्यादा बात कर रहे Cognitive. हैं। मेंटल का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, मेंटल मतलब होता है कॉग्निटिव रिलेटेड। तो ये सोसाइटी नहीं है, कॉग्निटिव है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी विल बी द करेक्ट आंसर। जीन पियाजे का थ्योरी है, मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, क्लास वी विल टेक ए क्लास, जीन पियाजे का थ्योरी होता है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मेंटल का बात दिया है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप याद रखना। नेक्स्ट, ये चिल्ड्रन स्टार्ट टू, ये पूरा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है पूरा, मतलब ये भी डायरेक्ट टेस्ट सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का बताओ, ये क्वेश्चन आपने किया होगा जिन्होंने वीकली टेस्ट भी किया है तो। ए चाइल्ड स्टार्ट टू Separation क्राई। anxiety. हाँ, सेपरेशन एंजाइटी। किया था ना, आपको याद है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सेपरेशन एंजाइटी। When a child start to cry when his or her grandmother takes him or her from his or her mother's lap। उसके मम्मी से जब उससे आप अलग करते हो तो उसको एंग्जाइटी होता है, सेपरेशन एंग्जाइटी, इसीलिए वो रोता है। फिर मम्मी के पास चला जाएगा तो रोना बंद हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन एंग्जाइटी, मम्मी से सेपरेट होने का एंग्जाइटी। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन आर रिलेटेड टू एटीट्यूड, वैल्यू एंड मोटिवेशन। बोलो, अभी डिस्कस किया था हमने, सर आज ही डिस्कस अफेक्टिव। किया। यस, ये होता है तुम्हारा इफेक्टिव डोमेन, जहां पे वैल्यू करना, एटीट्यूड, ये मोटिवेशन दिल से आता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इफेक्टिव डोमेन। ओके, नेक्स्ट। द स्किल रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग आर, ये पूरा पहला टॉपिक फर्स्ट पेज ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड बुक में लिखा है, आरआई का। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा स्किल चाहिए पढ़ाने के लिए? कमांड ओवर एबीसी। सब्जेक्ट चाहिए? ABC. कम्युनिकेशन स्किल चाहिए? एबीसीडी से सभी चाहिए। सब चाहिए। हाँ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आना चाहिए। आना चाहिए। और सब्जेक्टिविटी चाहिए? यस सर, सब्जेक्टिविटी तो चाहिए। नहीं, सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए। सब्जेक्टिविटी मतलब होता है व्यक्ति निष्ठता, मतलब आप जो है सब्जेक्टिवली देखोगे लोगों को। सब्जेक्टिव नहीं देखना है हमको, ऑब्जेक्टिव देखना है, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी।
ठीक है, तो ये गलत है। ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को लेके पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव मतलब जो आप इंसान को देख के पढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट मतलब आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाओगे। ठीक है, तो हम जो है कमांड और सब्जेक्ट चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल चाहिए। और ये सर तीनों बट के हम पता तो है सर हम तो इस सब्जेक्टिव होके ही देख रहे हैं ना, वी आर टीचिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, मतलब लर्नर पर्सपेक्टिव, आप जो लर्नर सेंटर्ड बोल रहे थे। बट सब्जेक्टिव मीन्स एक एक इंसान को देख के पढ़ाना, मतलब एक एक इंसान को सब्जेक्टिव मैनर में पढ़ाना। इसको मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा, उसको मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा। एक तरह से पार्शियलिटी टाइप का चीज है। ठीक है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से दिक्कत होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है ना, सबका इंटरप्रिटेशन सेम नहीं होता। तो आप सब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं पढ़ाओगे, आपका एक गोल होता है। ठीक है, आप इस चीज को जब पढ़ोगे ना, देखो आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा आपने पूरा अच्छे से सब कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। जैसे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। देखो, टीचर्स एंड ये बेसिक इंट्रोडक्शन अगर पढ़ोगे, टीचिंग आपकी बुक में ये चीज है। तो स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का ना एक गोल होता है, एंड दे वर्क फॉर देयर म्यूचुअल गोल। एंड द गोल इज टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स जो कि सिलेबस के अंदर है। तो वो जो चीज है वो ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए हम उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हमको जो अचीव करना है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर सी बताया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है मतलब इस क्वेश्चन इसको आपने सही बताया। ठीक है, किसी और ने ये ऑप्शन बताया, उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, वो ऐसा बता रहे व्यक्ति के हिसाब से, उसने अलग आंसर बताया। बट हमारा जो आंसर होगा वो एज पर द थ्योरी, एज पर द प्रिंसिपल होना चाहिए। जो भी सही है वही होना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव। मतलब वेरिंग नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए मतलब। हाँ, कंसेप्ट में डिफरेंसेस, थिंकिंग में डिफरेंसेस होना चाहिए। बट द जो आप जो पढ़ाने जा रहे हो वो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होना चाहिए, मतलब एक गोल के ओरिएंटेड वो रहना चाहिए, ना कि कोई पर्सन क्या बोल रहा है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए। तो सब्जेक्टिविटी नहीं होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है। इसलिए तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, ए बी एंड डी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, कमांड और सब्जेक्ट चाहिए। आपको टीचर्स को नॉलेजेबल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, कन्वे कर पाना चाहिए, क्लियर कन्वे कर का एबिलिटी होना चाहिए, आइडिया को क्लियरली कन्वे कर पाना चाहिए, इंस्ट्रक्शन को क्लियरली कन्वे कर पाना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल चाहिए आपको। ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव गोल को फुलफिल करना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू व्हाट, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था एनसीईटी सीवीटी के एग्जाम में। इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। ठीक है, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू, मतलब ये क्वेश्चन ड्रॉप ही है। बाकी ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही है, बट इसको ड्रॉप कर दिया तो इसको क्या ही डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको ड्रॉप कर दिया है। बस इतना ही तुम्हारा जो है क्वेश्चन है, सर 35 कोऑपरेटिव क्वेश्चन। लर्निंग्स होता क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग वो होता है, इसको हम टीम टीचिंग भी कहते हैं। सॉरी, कोऑपरेटिव टीचिंग अगर होता तो टीम टीचिंग होता। कोऑपरेटिव लर्निंग वही वो होता है जो आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, आप सब लोग मिल के पढ़ाई करते हो। जो ग्रुप डिस्कशन जो करते हो ना, वो हमारा है कोऑपरेटिव लर्निंग, सब लोग मिलजुल के पढ़ाई करना, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू पढ़ाई करना। तो वो कोऑपरेटिव टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग होता है। कोऑपरेटिव टीचिंग होता तो टीचर्स मिल के टीम टीचिंग करते हैं, 3-4 टीचर मिल के बच्चों को पढ़ाते हैं, टीम टीचिंग। जैसे हम लोग 3 टीचर मिल के आपको पढ़ा रहे हैं, टीम टीचिंग है। ठीक है, और बच्चे मिल के जब पढ़ते हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, ग्रुप लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन। तो ऑप्शंस इसमें गलत दे दिए हैं। तो बस आज का यही डिस्कशन है, 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। बाकी क्वेश्चन सब्जेक्ट टीचर डिस्कस करेंगे तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सीवीटी के ग्रुप में आरआई वाले के लिए इतना ही जरूरी था। ओके, ठीक है। यस सर। सो बहुत लेट हो गया, 12 बज गया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड एंड नाइट सॉरी सर, थोड़ा लेट थैंक हो यू। गया। ऐसा होता है, मतलब एग्जाम के आसपास तो ऐसा ही होगा, मतलब डेली लगभग 2-3 क्लासेस होंगे, लेट हो जाता है। बट अभी नहीं इतना लेट करेंगे। हाँ सर, आज एक थोड़ा, रिक्वेस्ट था। हाँ हाँ बोलो। सर हाँ आई हैव सर, सम। आप थोड़ा, या गो अहेड। यस रोहित बोलो। सर मुझे एक डाउट था, वो जो सीयूटी पीजी के वो जो एप्लीकेशन फॉर्म पे, हाँ, यस बोलो। सर वहाँ पे जो वो वो सेंटर वाला वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्या सर? अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है तो सर सेंट्रल वाला अपलोड करो, क्योंकि सीवीटी है तो सेंट्रल वाला ही चाहिए होगा। ठीक है।
तो वो कैसे बनाना है, मतलब उनका कैसे सर? नहीं है आपके पास तो वही फॉर्मेट में जाके आप ब्लॉक ऑफिस से बना सकते हो। ठीक है, ब्लॉक ऑफिस से आप ओ, अप्लाई करके ओ, बना सकते हो। ओ, ठीक है, मेरे ब्लॉक पास ऑफिस वो से। ओनली वो स्टेट वाला है सर, वो जो उड़ीसा जो जो, हाँ, जो चलेगा गवर्नमेंट है ना, चलेगा उनका है। चलेगा। आपका आपका क्या वो कास्ट क्या है आपका? और आपका एसटी सर। हाँ, वही चलेगा। उड़ीसा गवर्नमेंट में जो बना है वही अप्लाई करो, चलेगा। उड़ीसा गवर्नमेंट में जो बनाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ वो इंडिया सेंट्रल फॉर्मेट वाला, में बनता है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट वो है। सेंट्रल उड़ीसा वाला नहीं गवर्नमेंट में चाहिए जो भी सर? वही सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। उड़ीसा गवर्नमेंट में जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही बनता है। ठीक है। बाकी फिर भी मुझे एक बार भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में बनाते हैं उड़ीसा वाले, तो मुझे एक बार दिखाना, मैं आपको ओके कर दूंगा, फिर आप अप्लाई कर देना। ठीक है, उड़ीसा में जो भी बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनता है पूरा। ठीक है। ओके, यस। सर यस वहाँ बोलो। पे क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा वहाँ पे लिखा है, इसलिए। वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा लिखा है बट फॉर्मेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप क्या करना, देखो मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल। आप ना, जैसे यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट लिखा है, देखो ऊपर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा लिखा होगा, कोई बंगाल से तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा होगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी अप्लाई करोगे तो भी आपका स्टेट का नाम लिखा होगा। ठीक है। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सीवीटी का ही दिखा देते हैं। ठीक है, सीवीटी पीजी का ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा दूँ। आपको बस जो है वही देखना है, मतलब कि आपके सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या लिखा है। स्टेट मैटर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। आपको ये नहीं बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला से सर्टिफिकेट बना के लाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनाएगा? आप थोड़े दिल्ली में जाके अप्लाई करोगे, आपको तो अपने ब्लॉक में ही जाना पड़ेगा। तो ब्लॉक वाला आपका आपका ही गवर्नमेंट का नाम लिखेगा, उड़ीसा या जो भी हो। बट द फॉर्मेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लगाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनाओ, लिखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट से बनाओ। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, अगर यहाँ पे। तो सर अप्लाई तो करना पड़ेगा कि नहीं सर? तो मुझे एक बार वो आप सेंट्रल दिखाना, लेवल के लिए। अगर अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में है मुझे एक बार भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में है तो आपको नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। और उड़ीसा गवर्नमेंट में आपने बनाया है तो सेंट्रल ओके गवर्नमेंट का फॉर्मेट में ही उड़ीसा गवर्नमेंट वाले बनाते हैं। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? SC ST पर्सन, देखो ये लिखा होना चाहिए। ये क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट है ना? हाँ, ये है तुम्हारा, देखो ये लिखा होना चाहिए। ये लिखा है तो तुमको कोई टेंशन नहीं है। ये इस तरह दिस इज टू सर्टिफाइड सब लिखा होगा। फिर तुम्हारा ये लिखा होगा कि ये सब 2002, ये सब इस तरह से लिखा होना चाहिए। ये जो चीज है ना, ये सब तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे तुम देख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यहाँ पे अलग अलग स्टेट का, अलग अलग यूनिटी सबका है। तुम्हारे सर्टिफिकेट में अगर ये सब लिखा है, अमेंडमेंट 1976, 2002 इस तरह का लिखा है ना, तो फिर तुमको जो है कोई टेंशन नहीं है। ये फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है, देखो ये तुम्हारा एससी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट है। गवर्नमेंट ऑफ ये नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बना हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है। इस तरह का चीज वहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज है वो पॉइंट्स लिखाना चाहिए। मुझे भेजना, मैं देख के आपको बता दूंगा। ओके। अभी भेज सकता हूँ क्या सर? अभी हाँ, आप थोड़ा बता देंगे ठीक। या हाँ हाँ, मैं अभी बता बाद में? दूंगा। बता दूंगा, अभी बता दूंगा, अभी भेजो। ठीक है, बाकी किसी को क्या भी डाउट है पूछो, कुछ भी और डाउट है। सर वो थोड़ा मतलब क्लास का शेड्यूल थोड़ा बिफोर हैंड बता दीजिएगा, मतलब लास्ट मोमेंट पे क्लास का कैंसिल शेड्यूल करके वही तो है। मैं फिर क्लास का शेड्यूल अ, वही है, 8:30 से 10 थोड़ा PM। कैंसिल होगा आज, तो थोड़ा पहले से बता दीजिएगा प्लीज। हाँ क्लास तो कैंसिल होगा तो पहले से ही बता देते हैं। देखो, हाँ अगर जी कोई जी। अनफॉर्चून इंसिडेंट फॉर एग्जांपल कुछ होता है कि कोई बाहर गया, घर नहीं पहुंच पाया, कि किसी का कहीं पे थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन होता है, किसी का कहीं हेल्थ इशू होता है, तो उस केस में ना थोड़ा बहुत आपको भी हाँ हाँ समझना सर। पड़ेगा। हाँ हाँ आज श्योर श्योर नो आज इश्यूज। 3 क्लास हुआ। ठीक है, RI में 2 क्लासेस हुआ, बाकी बैच में और मतलब 3 क्लास हुआ है। तो देखो, अभिजीत सर को क्लास लेना था, 8 बजे उन्होंने शेड्यूल किया था। उनको पहुंचने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो सर ने स्टार्ट करते करते 9 बज गया। सर ने मुझे पूछा था कि सर मेरा लेट हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे क्या? मतलब मेरा कैंसिल करना था क्लास, क्योंकि आज उनका ही दिन था। ट्यूसडे को सर का ही क्लास होता है, तो मेरा क्लास आज नहीं था लिटरली। बट मैंने क्लास कल नहीं लिया था, तो मुझे डेफिनेटली आज जो है